चलेगा। स्वागत है आप सभी का पीडब्ल्यू के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? प्री का एग्जाम यहाँ पर हो चुका है। प्री का रिजल्ट भी यहाँ पे आ चुका है। तो बहुत सारे लोगों के मन में एक संशय यहाँ पर होगा मीन्स की कुछ स्ट्रेटजी को लेकर कि मीन्स की तैयारी अब किस तरीके से यहाँ पर की जाए कि पहली बार का जो प्रयास हो ये सफल प्रयासों में हमारा गिना जाए। मीन्स को लेकर कुछ शंकाएं भी यहाँ पर होंगी। किस तरीके से हम पढ़ें, कहाँ से हम पढ़ें, आंसर राइटिंग कैसे यहाँ पर हो सकती है और कैसे हम अपना आंसर इफेक्टिव बनाएं ताकि पहला प्रयास जो हमारा हो वो हमें सफलता की ओर यहाँ पर लेकर जाए। तो आप सभी के मन में जो समस्याएं जो आ रही हैं, इन सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए विशेषकर विज्ञान और प्रौद्योगिकी वाला जो पोर्शन जो है, उस गहन मुद्दे के ऊपर चर्चा करने के लिए मैं आज आप सभी के साथ आया हूं। आप सभी को अब पता ही है, एक पड़ाव यहाँ पे पार कर ही चुके हैं। अब बात करते हैं दूसरे पड़ाव की तरफ और दूसरा पड़ाव काफ़ी मुख्य भी होता है, क्योंकि अब हमें पता है कि यहाँ से ही सब कुछ डिसाइड होने वाला है। चाहे पोस्ट से लेकर सिलेक्शन तक की जर्नी अब यहाँ पर होने वाली है। तो आज बात करते हैं इसी मीन्स को लेकर स्पेसिफिक बात करेंगे साइंस, टेक्नोलॉजी और जो एनवायरनमेंट वाला जो पोर्शन होता है, ये कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हैं, इनको हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो सभी का बहुत-बहुत स्वागत है पीडब्ल्यू के इस ऑफिशियल प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर। तो शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। आज का सेशन का मुख्य मुद्दा जो है कि किन-किन टॉपिक से सवाल यहाँ पे आते हैं, किस तरीके के सवाल आते हैं और किस तरीके के करंट अफ़ेयर के साथ उसको हमें जोड़कर सटीक आंसर यहाँ पर लिखना है। इन सभी मुद्दों के ऊपर होने वाली है आज चर्चा, विशेषकर एनवायरनमेंट, साइंस और टेक को लेकर। चलेगा। सबसे पहले बात करते हैं जो साइंस और टेक्नोलॉजी का जो मुद्दा जो होता है, ये कहाँ पर देखने को मिलेगा या किस टॉपिक में हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला जो पोर्शन है, ये आपको प्रश्न पत्र 3rd में आपको यहाँ पर दिखाई देगा, जो जीएस का जो पेपर यहाँ पर होता है। इस पेपर में आपको साइंस और टेक विशेषकर यदि मैं बात करना चाहूँ टेक्नोलॉजी के ऊपर स्पेशल फोकस यहाँ पर करना रहेगा। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से यदि मैं आपके साथ बात करूँ तो। क्वेश्चन है कि वेटेज कितना होता है, कितने क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं। तो साइंस और टेक वाले पोर्शन की यदि मैं बात करता हूँ तो अप्रॉक्सिमेट इस 200 नंबर के पेपर में से 20% का हिस्सा करीब इसका यहाँ पर होता है। अप्रॉक्सिमेट 40 टू 50 नंबर जो हैं, ये आपका साइंस और टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन ले जाता है। रिमेनिंग पोर्शन जाता है किसको? ये एनवायरनमेंट वाले पोर्शन को यहाँ पर जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं? टॉपिक कौन-कौन से यहाँ पे कवर करने, आईएमपी टॉपिक यहाँ पर कौन-कौन से हैं? इन मुद्दों के ऊपर हम करते हैं बातें। यहाँ पर आप देख लीजिए पेपर 3rd में आपको यहाँ पे ये दिखाई दे जाएगा। साथ में इसमें इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन भी है ना? वो इकोनॉमिक्स वाले सर ज़्यादा गहराई से आपको उसमें बता पाएँगे। मैं साइंस, टेक और एनवायरनमेंट के ऊपर आपके साथ कर रहा हूँ बातें, उसके ऊपर कर रहा हूँ आपके साथ में डिस्कशन कर रहा हूँ। चलेगा। तो हम बात करते हैं जो स्पेशल जो क्वेश्चन जो होते हैं, कहाँ से सीधे-सीधे क्वेश्चन बनते हैं। तो कुछ ऐसे टॉपिक है जैसे आपका स्पेस टेक्नोलॉजी यहाँ पर हो गया, आपका आईटी वाला पोर्शन हो गया, डिफेंस वाला हो गया, यहाँ से सीधे क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। जबकि बात करते हैं इनडायरेक्ट क्वेश्चन जो हैं, यदि मैं इकोनॉमिक्स वाले पोर्शन को छोड़ दूँ, तो एनवायरनमेंट वाला पोर्शन है। और जो टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन जो होता है, यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं थोड़े से आपको एक बार ऐसा बोलना चाहिए कि थोड़े से घुमा के क्वेश्चन बनते हैं। मतलब ये करंट के साथ जोड़कर क्वेश्चन करता है। करंट में जो नई प्रौद्योगिकी चल रही है, जो नई टेक्नोलॉजी यहाँ पर आई है, उसके साथ जोड़कर वो आपसे पूछेगा स्टैटिक वाला पोर्शन। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एनर्जी की हम बात करते हैं। तो हमने बोला कि एनर्जी के लिए इंडिया में क्या-क्या काम यहाँ पर हो रहा है, या एनर्जी क्राइसिस ऊर्जा संकट से बचने के लिए क्या-क्या हो काम हो रहा है। तो फिर आपको सारी बातें इसमें बतानी पड़ती है। फिर चाहे वो सोलर रूफटॉप ही क्यों ना हो और चाहे आपका नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत ही क्यों ना हो, उन सबको कोलैबोरेट करके यहाँ पे आंसर हमें लिखना रहता है। अगली बात करना चाहूँगा कि लास्ट कुछ ईयर से पुराने हम सालों के पेपर उठा के देखें, कुछ ऐसे टॉपिक रहे हैं जो काफ़ी हॉट टॉपिक इन्हें आप बोल सकते हो, काफ़ी हाइलाइटेड टॉपिक आप इन्हें आप बोल सकते हो, जहाँ से क्वेश्चंस पूछे ही गए हैं। मतलब साल दर साल वहाँ से पूछे ही जा रहे हैं, क्योंकि वो प्रौद्योगिकी ही ऐसी है।
यहाँ से क्वेश्चन बनते ही। जैसे अब बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी को लेकर, तो बायोटेक्नोलॉजी में जो जीएम क्रॉप्स जो होती हैं, जो हमारी फसलें जो होती हैं, आनुवांशिक रूप से परिवर्धित फसलें जो होंगी, उनके ऊपर क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे हैं। इसके ऊपर बायोटेक के एप्लीकेशन के ऊपर, नैनोटेक इसके एप्लीकेशन के ऊपर सीधे-सीधे क्वेश्चन यहाँ पे आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इनमें जो इनोवेशन नए-नए होते जा रहे हैं, वो भी मेंस में आपसे पूछ लिए जाते हैं। लास्ट 5 ईयर की यदि हम बात करते हैं, तो यहाँ पर आप देखो डिजिटल इंडिया, एआई, साइबर सिक्योरिटी, सोशल मीडिया हो गया, रक्षा प्रौद्योगिकी हो गया, तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं। वैक्सीन यहाँ पर पोर्शन हो गया, जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म यहाँ पे हो गया, पब्लिक हेल्थ यहाँ पर हो गया, इन सभी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एनवायरमेंट वाले पोर्शन से आप देखो नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जहां पे आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चन। एनवायरमेंट की बात करते हैं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को लेकर, यहां पर एनर्जी सेक्टर, यहां पे एनर्जी के अलावा बात करें हम आपका ऊर्जा में, तो नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत में जो नए-नए इनोवेशन जो हो रहे हैं, ये सारी बातें यहाँ पर पूछी जा रही हैं एनवायरनमेंट को लेकर। तो बात करते हैं ये पोर्शन, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। जो थोड़े-से लो फ्रीक्वेंसी वाले वो हैं, पिछले कुछ सालों में पूछे जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेंगे, इनको हमें छोड़ना है। बन सकते हैं क्वेश्चन, मगर जो हम पिछले 5 साल का जो ट्रेंड हम देख रहे हैं, ये उसके बेसिस पर मैं आपको एक बेसिक एनालिसिस करके आपको बता रहा हूँ। जैसे रोबोटिक्स हो गया, क्वांटम कंप्यूटिंग हो गया, थोड़ी फ्रीक्वेंसी कम है इन टॉपिक्स को यदि हम देखें, इससे हम कंपेयर यदि यहाँ पर करें, क्योंकि ये टॉपिक कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं हमारे डे टू डे लाइफ के साथ जुड़े हुए हैं। चाहे हम सैटेलाइट प्रौद्योगिकी की हम क्यों ना बात करें, हम बात करें नैनोटेक की हम बात करें, हम बात करें बायोटेक की बात करें, कहीं न कहीं ये जुड़े हुए हैं क्योंकि हर फील्ड में इसका यूज़ भी है यहाँ पर। तो ये सारे के सारे टॉपिक हमें यहाँ पर देखने हैं। अब डिटेल में कौन से टॉपिक के ऊपर ज़्यादा फोकस हम यहाँ पे करें, अब आप देखिएगा। अब टॉपिक फोकस हम बात करते हैं तो कुछ को 3 कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड किया है। पहला हाई फ्रीक्वेंसी वाले टॉपिक, दूसरे आपको मिलेंगे लो फ्रीक्वेंसी वाले टॉपिक और तीसरे आपको मिलेंगे वैल्यू एडिशन वाले टॉपिक। मतलब जो पूछे कम जाते हैं मगर जब पूछे जाते हैं तो ये आपका स्कोर बिल्कुल एनहांस यहाँ पे कर देते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी जैसा मैं अभी आपको बता ही रहा था, देखो आप यूपीआई, आधार, डेटा प्रोटेक्शन, स्पेस वाला, इसरो वाला पोर्शन, इसके अलावा डिफेंस सिस्टम यहाँ पे, ये सभी पोर्शन से क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। स्पेसिफिक बायोटेक हेल्थ, इसके अलावा यहाँ पर देखो जो डीएनए आरएनए की जो तकनीकी जो है ट्रांसक्रिप्शन के ऊपर बेस्ड, ट्रांसलेशन के ऊपर बेस्ड, ये जो तकनीकें हैं ये सारी की सारी यहाँ पर पूछी जा रही हैं। जीएम फसलें, सार्वजनिक स्वास्थ्य जो है, इसके अलावा दूसरा जो टॉपिक एटॉमिक एनर्जी है, ये ऊर्जा वाले ये टॉपिक यहाँ पर है, ये काफ़ी ज़्यादा पूछे यहाँ पर जा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको एग्ज़ाम में यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ऊपर वाले थोड़े हाई फ्रिक्वेंसी वाले टॉपिक हैं, नीचे हमने इसको लो फ्रिक्वेंसी मीडिया या मीडियम फ्रिक्वेंसी यहाँ पर बोला है और तीसरे कहलाते हैं वैल्यू एडिशन वाले। मगर जब कभी भी आएँगे यहाँ से ये आपके जो नंबर हैं, ये अलग से ही एनहांस यहाँ पर होंगे क्योंकि थोड़ा-सा कम फ़ोकस इनके ऊपर अभी फ़िलहाल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पिछले हम ट्रेंड देख रहे हैं 5 सालों का, उसकी यदि हम बात करें तो। जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग है, हालाँकि जीआईएस जो हो गया, रिमोट सेंसिंग जो हो गया, ये हम कहीं न कहीं इसको ज्योग्राफी में तो हम पढ़ ही लेते हैं। है ना? जीआईएस तकनीकी हो गया, फिर आपके पास रिमोट सेंसिंग, एक्टिव रिमोट सेंसिंग है, पैसिव रिमोट सेंसिंग है, इन सभी विषयों को तो हम कवर कर ही लेते हैं। तो ये इस कैटेगरी इस आधार पर इसको यहाँ पे जमाया गया है कि कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। एनवायरनमेंट की बात यहाँ पे करता हूँ, तो एनवायरनमेंट में स्पेसिफिक यदि मैं एक लाइन में आपको बोलूँ, तो एनवायरनमेंट में जो नए-नए चेंजेस यहाँ पर आ रहे हैं, इसमें जुड़ा हुआ पोर्शन होता है पॉल्यूशन वाला, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वाला, अगला पोर्शन देखने को मिलेगा एनर्जी वाला। ये जो पोर्शन जो है, ये काफ़ी ज़्यादा हाइलाइटेड पोर्शन भी यहाँ पर है और चूँकि इसमें एजेंडा हम 30 को भी लेकर आए हैं कि 30 तक ही हमें गोल हमें अचीव करने हैं। इनके ऊपर क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं। फिर बात करते हैं एजेंडा 30 को लेकर हम बात करते हैं। ये देखो आप,
क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हमारा अचीवमेंट का जो ईयर जो है वो 30 यहाँ पे रखा कि इस दौरान इन गोल्स के ऊपर हमें काम यहाँ पर करना है। तो ये सारे जो मुद्दे हैं, सारे जो चीज़ें हैं, ये आपसे कहीं न कहीं पूछी जा रही हैं एग्ज़ाम। तो किस तरीके से पढ़ाई करनी है साइंस, टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट को लेकर, तो एक बेसिक आइडिया मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, ताकि जो आप तैयारी कर रहे हैं, अब आपकी तैयारी में ताकि और आप मेहनत कर सकें और आपकी तैयारी काफ़ी इफ़ेक्टिव हो सके। एक एनालिसिस को देख कर के कौन से टॉपिक प्रायोरिटी पर हम पढ़ें, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, जो टॉपिक ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, उनको हम पहले कवर करेंगे, जो कम पूछे जा रहे हैं, उनको हम बाद में कवर करेंगे, ताकि जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन हमसे मैक्सिमम इस नंबर स्कोर हो सके और मैक्सिमम क्वेश्चन के हम आंसर सटीकता के साथ हम लिख सकें। आगे से बात करता हूँ साइंस, टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट को लेकर। तीनों विषयों को लेकर जब बात करते हैं, तो हम स्टैटिक डेटा को करंट के साथ जोड़ के आंसर राइटिंग करते हैं, है ना? अब स्टैटिक डेटा करंट के साथ जोड़ के आंसर राइटिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल बायोटेक का कोई पोर्शन यहाँ पर है। अब बायोटेक का पोर्शन तो स्टैटिक्स में क्या है? सपोज़ कोई एग्ज़ाम्पल कोई नई फॉर एग्ज़ाम्पल स्यूडोमोनास प्यूटिडा के बारे में आपसे पूछा। ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है। तो अब पहला क्वेश्चन तो यही है कि बेस इसका ये है कि किस तरीके से तैयार किया होगा। ये आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि जीएमओ कैसे तैयार होता है। वो जो टेक्नोलॉजी जो है बायोलिस्टिक मेथड यहाँ पर है, बायो एग्रोबैक्टीरियम बैक्टीरिया यहाँ पर है। ये आपको ये इसका बेस यहाँ पर है। अब कोई नए ऑर्गेनिज्म को यहाँ पर लेकर आए तो उसका क्यों लेकर आए? उसका क्या कारण यहाँ पे है? उस समस्या यहाँ पे क्या है? और ये किस तरीके से उसको सटीकता के साथ उसका निदान कर सकता है। ये सारे जो विषय जो हैं, इनको करंट के साथ जोड़ के आंसर राइटिंग यहाँ पर करनी पड़ती है। जैसे वो खुद बेसिक यहाँ पर बता रहा है, जैसे सैटेलाइट के ऊपर क्वेश्चन बना। मान लो कोई नया सैटेलाइट छोड़ा है, कम्युनिकेशन बेसिस पर छोड़ा है, या आपका बोलना चाहिए कि जो निगरानी बेसिस पर सैटेलाइट छोड़े गए हैं कुछ, तो वो क्यों छोड़े गए हैं? किस रीज़न में छोड़े गए हैं? स्पेस कहाँ कहलाता है? अलग-अलग ऑर्बिट यहाँ पे कहाँ होते हैं? और जो सैटेलाइट का यूज़ क्या होता है? इसमें क्या टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज़ की जाती है? ये जो सारे विषय ये स्टैटिक वाले पोर्शन कहलाते हैं। और करंट वाले जो अभी छोड़े गए हैं, उनका क्या प्रयोजन है? भारत में क्या उसकी स्थिति होने वाली है? हालिया कुछ एग्ज़ाम्पल पिछले 1-2 सालों में जो छोड़े हैं, भारत को उससे क्या लाभ हो सकता है? क्या इसकी चुनौतियाँ हो सकती हैं? क्या समस्याएँ हो सकती हैं? और ये किस तरीके से ये राह को आसान करने वाला है इन फ्यूचर इस टेक्नोलॉजी वाले फ़ील्ड में। तो कहने का मतलब ये हुआ कि करंट के साथ स्टैटिक पोर्शन को भी आपको क्या करना है यहाँ पर ऐड करना है, तब जाके आपका आंसर बहुत सटीक यहाँ पर होता है। बात आपको समझ में आ रही है? क्योंकि कभी भी टेक्नोलॉजी अकेली नहीं होती है। जैसे हम बोलते हैं कला और संस्कृति, हम दोनों को अलग नहीं कर सकते। उसी तरीके से होता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, क्योंकि विज्ञान के नियमों और सिद्धांतों का उपयोग करके ही तो आपने वो प्रौद्योगिकी तैयार की है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बोला कि यहाँ पर मैंने डैम बना के पानी रोका और मैं पानी से एनर्जी बना रहा हूँ, ऊर्जा बना रहा हूँ। तो मैंने बोला प्रिंसिपल बहुत बेसिक है। जैसे-जैसे हाइट बढ़ती जाएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। ऊपर से पानी छोड़ोगे, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। टरबाइन के ऊपर गिरेगा, सो मैकेनिकल एनर्जी, फिर यहाँ से ये टरबाइन घूम के ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू एनर्जी यहाँ पे बनाएगी। ये प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल का जब मैंने मूर्त रूप दिया, ये कहलाता है प्रौद्योगिकी। तो कभी भी साइंस और टेक्नोलॉजी अलग-अलग नहीं होता। बेसिक प्रिंसिपल वही होता है, उसी के बेसिस पर तैयार की जाती है क्या? टेक्नोलॉजी। तो जब कभी भी मेंस में हम बात करते हैं, तो मेंस की आंसर राइटिंग में स्टैटिक पोर्शन के साथ-साथ हम करंट को या करंट उससे जुड़ा हुआ, उसको बिल्कुल यहाँ पर एग्ज़ाम्पल के तौर पर भी बता सकते हैं, या उस विषय के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाल ही में कोई प्रक्षेपण यान छोड़ा हुआ है, हाल ही में कोई सैटेलाइट छोड़ा हुआ है, क्या पर्पस है, किस तरीके का काम करेगा, ये सारी बातें इसमें समाहित होती हैं। हाँ जी, देखिएगा एक स्पेशल ऑफ़र जो है, यदि आप क्या है अ, यूपीपीएससी का जो आपने एग्ज़ाम जो है, इसको आपने यहाँ पे क्लियर किया है, अब क्लियर कर चुके हैं, तो ये जो बैच आपको दिखाई दे रहा है सफलता बैच, ये आपको मिलने वाला है 999 में आपको ये बैच मिलने वाला है। अच्छा मज़े की बात यहाँ पर ये है कि जो बच्चे पहले से ही एनरोल हैं और पहले से ही यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पढ़ाई ही कर रहे हैं और उनने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है और उन्होंने इस बैच को ले लिया था, तो उनकी फ़ीस रिफ़ंड यहाँ पर हो जाएगी। बात आपको समझ में आ रही है? इस सफलता वाले बैच में आपको देखने को मिलेगा जो मेंस आंसर राइटिंग स्किल, मेंस
कंटेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और ये बैच इंग्लिश में ऑनलाइन बैच यहाँ पर ये होने वाला है। तो जो कॉम्पिटेंट फैकल्टी है उसके गाइडेंस में आप तैयारी करेंगे तो गलतियां या त्रुटियां होने की संभावना बहुत कम यहाँ पर होगी। इस बैच को यदि आप अभी इसमें आप एनरोल होना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में अभी एक लिंक होगा, वहां पर जाकर एक बार आप देख सकते हैं, वहां से आप इस बैच में एनरोल हो सकते हैं। अब एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर कोई यहाँ पर पूछता है और इसका जो आंसर है सभी लोग अपने हिसाब से अलग-अलग यहाँ पर बताते हैं कि भाई कितना पढ़ें, कितनी हम तैयारी करें ताकि हमारा मेंस यहाँ पे निकल जाए, मेंस एग्जाम हमारा क्रैक यहाँ पर हो जाए। तो ये अब व्यक्ति-व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है, कितना पढ़ें, कितना हम समय दें। कई बच्चे होते हैं जो कम पढ़ के भी बहुत एफिशिएंट आंसर कर पाते हैं। वो दूसरे होते हैं जो मेहनत ज़्यादा करते हैं, वो कंपनसेट टाइम से कर लेते हैं, फिर वो मेहनत ज़्यादा कर लेते हैं। लगभग फिर दोनों बच्चे एक ही पायदान पर आकर खड़े हो जाते हैं। साइंस टेक की बात करूँ और एनवायरनमेंट की बात करूँ, डेली आप यदि 1 घंटा भी थोड़ा आप उसको पढ़ रहे हैं, जो मेंस यदि आप पहले बेसिक आपने पढ़ा है, बेसिक आपका तैयार हो चुका है, तो पहले आप उसको 1 घंटा डेली यदि आप पढ़ रहे हैं, बस 1 घंटे ही यदि आप पढ़ेंगे मतलब उस 1 घंटे में इफेक्टिव लर्निंग शामिल है, उसमें याद करना, समझना यहाँ पे शामिल है, उसमें कोई नोट्स बनाना शामिल यहाँ पर नहीं है। आसानी से आप कवर कर सकते हैं साइंस टेक और एनवायरनमेंट वाला ये पोर्शन। बात आपको समझ में आ रही है? अब याद कर लिया, समझ लिया, मगर यहाँ पे हर दिन आपको समय देना पड़ेगा। लगभग एक कोई क्वेश्चन आप लीजिए, कहीं से आप टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन की है, एक क्वेश्चन को डेली आपको लिखना है, क्योंकि जो जितनी लिखने की प्रैक्टिस करेगा, मेंस में नंबर उसी को ही मिलेंगे। क्योंकि मेंस सीधा-सीधा हिसाब मेंस का है। मेंस में आपको आंसर राइटिंग हाथ से लिखना ही है, उससे लिखने से आप बच ही नहीं सकते हो। तो वो डेली प्रैक्टिस अभी से होनी चाहिए। जब अभी से प्रैक्टिस होगी तब तो जाके वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर इतना समय हम दे पाएँगे और उसमें हम इफेक्टिव आंसर यहाँ पे लिख पाएँगे। तो प्रैक्टिस तो अभी से चालू है, डेली एक आंसर आपको लिखना है। करीब 1 घंटे यदि आप पढ़ाई करते हैं एनवायरनमेंट की और 1 घंटे साइंस टेक वाले पोर्शन की पढ़ाई करते हैं, अपने हिसाब से समय को आप बाँट लीजिए। आपको कम लग रहा है तो 10-15 मिनट और एक्स्ट्रा यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट भी आपको यहाँ पर देखने रहेंगे। बात आ रही है आपको समझ में? हाँ जी। तो इस तरीके से करिए और हफ्ते में 1 दिन रिवीजन का आप ज़रूर रखिएगा, क्योंकि आप डेली कुछ ना कुछ आप पढ़ रहे हैं, उसके बारे में आंसर राइटिंग आप कर रहे हैं, क्योंकि रिवीजन बहुत मस्ट है। कम पढ़ें, रिवीजन ज़्यादा करें, वहाँ से पूछा जाएगा, आपसे बनेगा। ज़्यादा पढ़ लिया है, पूरा पढ़ लिया है, सबके थोड़े-थोड़े आंसर बने, एवरेज नंबर कम मिलेंगे। तो रिवीजन बहुत मस्ट है, रिवीजन मेन है आपका। रिवीजन आपको बहुत ज़्यादा करना है और साथ में यदि आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं तो ये सोने पे सुहागा जैसा काम यहाँ पर होगा। अब इफेक्टिव आंसर किस तरीके का बनाएं ताकि हम सही से अपना आंसर लिख सकें। जब कभी भी हम बात करते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की हम बात करते हैं, इफेक्टिव आंसर के लिए तो वो आंसर राइटिंग थोड़ी सी प्रैक्टिस से ही यहाँ पे आता है। जो बड़े क्वेश्चन होते हैं इसे 200 शब्दों में लिखना है या 125 शब्दों में लिखना है, तो 125 शब्दों वाला करीब 10 नंबर, 8 नंबर और ये 12 नंबर वाले जो क्वेश्चंस जो होते हैं, तो 12 नंबर वाले क्वेश्चंस में सबसे पहले आपको किसी भी टॉपिक में कुछ आंसर लिखना है, तो स्टार्टिंग वाला पोर्शन कहलाता है उसका इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना। प्रस्तावना बहुत सटीक यहाँ पर होनी चाहिए, वो पूरे आंसर की एक झलक यहाँ पर होती है, एक मिनिएचर फॉर्म होता है आपके उस आंसर का। मान लो कोई टाइप है, 3 टाइप यहाँ पर हैं, तो कुछ इस तरीके से आप बता सकते हैं, 4 टाइप यहाँ पर हैं। हेडिंग आपने ये लिखी मान लो, अब पहली लाइन आप यहाँ से लिखें, दूसरी लाइन यहाँ से, तीसरी लाइन यहाँ से। हेडिंग अपने आप ही हाइलाइट यहाँ पर हो जाएगी, आपको क्या आंसर आपने दिया हुआ है। लास्ट में जब हम बात करते हैं कंक्लूजन की, इसको कंक्लूड करना है। जो आपने लिखा हुआ है उस आधार पे आपको कंक्लूजन लिखना है। अब इंट्रोडक्शन में क्या लिखते हैं सर, कंक्लूजन में क्या लिखते हैं, ये तो प्रैक्टिस से ही आता है भाई। ये आप बोलो कि सर आप बता दीजिए हम वही लिख देंगे, ऐसा नहीं होता। वो क्वेश्चन को पहले समझना पड़ता है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और उसी आधार पर आंसर करना पड़ता है। बात आपको समझ में आ रही? तो इफेक्टिव आंसर यहाँ पर कैसे लिखें? तो ये जो बातें मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये प्रैक्टिस से ही पॉसिबल है, प्रैक्टिस से ही यहाँ पर क्या होती हैं, संभव यहाँ पर होती हैं। बाकी आप अपने जो आंसर को और प्रभावी बनाने के लिए उसमें आप इंक्लूड कर सकते हो, जो करंट का जो डेटा यहाँ पर है, निष्कर्ष आप तो आपको बताना ही यहाँ पर है। 1-2 पंक्ति में सकारात्मक आपका यहाँ पर होना यहाँ पे चाहिए। आप यूज़ कर सकते हैं डायग्राम का, फ्लो चार्ट का यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं
और यहाँ पर फ्लो चार्ट की तो एक छोटी-सी आदत भी आप डालिएगा, क्योंकि डायग्राम कुछ आपका क्वेश्चन में है उसको बेसिक समझाने के लिए, है ना? तो उससे क्या है, चेक करने वाले को काफ़ी सुविधा यहाँ पर रहती है और नंबर मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है, ये भी यहाँ पर बढ़ जाती है। ये किस तरीके से हम अपना आंसर इफेक्टिव यहाँ पर बनाएँ। अब एक क्वेश्चन और आता है कि सर पेज भरना ज़रूरी होता है क्या? हम क्या पूरा पेज भर-भर के यहाँ पे लिखें? आंसर आपका इफेक्टिव आपका आंसर होना चाहिए, जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आपको कहीं डेफिनिशन लिखनी है, तो किसी के अकॉर्डिंग आप डेफिनिशन लिखिए, किसी वैज्ञानिक के अकॉर्डिंग, और डबल इन्वर्टेड कॉमा में जैसे आप डेफिनिशन को आप लिखोगे, आपको पूरे नंबर यहाँ पर मिलेंगे, क्योंकि उसमें आपका लेना-देना कुछ था ही नहीं। आपने लिखा अकॉर्डिंग टू एक्स वाई जेड साइंटिस्ट, पहला रूल। जब कभी भी आप उसके टाइप्स आप बताते हो, तो कुछ इस तरीके का फ्लो चार्ट बना के आप बताइएगा, ताकि उनको समझ में साफ-साफ समझ सपोज़ पूछा पुराना एक क्वेश्चन है कि बायोटेक्नोलॉजी की बताइएगा एप्लीकेशन या अनुप्रयोग बताइए। तो मैंने यहाँ पे लिखा बायोटेक्नोलॉजी और उसके मैंने एप्लीकेशन उसके बताना यहाँ पर शुरू कर दिए। ये देखिए। उसके बाद फिर नीचे एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ मैं। कॉपी नहीं भरनी है। यहाँ पर ये सिस्टम नहीं होता है कि आप बहुत भर के कॉलेज जैसा बहुत आप भर के आप आंसर लिख दें, तो आपको बहुत ज़्यादा नंबर उससे मिलेंगे, ऐसा नहीं। आंसर की सटीकता के ऊपर विशेष फ़ोकस यहाँ पर किया जाता है ना? तो शब्द सीमा यहाँ पर 200 शब्द है, 125 शब्द है, वो क्वेश्चन की प्रकृति के ऊपर देखकर होती है, क्वेश्चन कितने नंबर का है। और जब आप प्रैक्टिस करते हो, जब आप मेंस में आप लिखते हो, जैसे क्वेश्चन सामने आता है, ब्रेन में उसकी फ्रेमिंग हो जाती है, तुरंत विदिन अ सेकंड कि इंट्रोडक्शन में इसके बारे में ये लिखना है, फिर ये फ्लो चार्ट यहाँ बनाना है, फिर उसके टाइप बताने हैं, फिर उसके बारे में ये कंक्लूड ऐसा करना है, और करंट के डेटा भी तुरंत न्यूरॉन से स्टिमुलेट होके आपको ब्रेन में बताते हैं कि भई इसमें ये लिखो, उसमें ये लिखो, उसमें ये करो, उसमें ये करो, उसमें ये करो। तो इस तरीके से आप आंसर यदि आप लिखेंगे, तो बहुत इफेक्टिव आपका आंसर यहाँ पर होने वाला है। ठीक है? चलेगा। तो ये बहुत एक बेसिक मैं आपको ओवरव्यू मैंने आपको दिया कि किस तरीके से हमें काम यहाँ पे करना है, या किस तरीके से हमें इफेक्टिव अपना आंसर बनाना है, ताकि हम मैक्सिमम नंबर यहाँ पर गेन कर सकें। ठीक है? चलेगा। सो मुलाकात करते हैं आप सभी लोगों से सफलता बैच में। उस बैच में मैं आपको और स्किल्स आपको बताऊँगा, प्रैक्टिस सेशन भी आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। जो वीडियो में ही मैंने कुछ बताए हैं कि किस तरीके का आंसर इफेक्टिव हम यहाँ पर और बना सकते हैं। तो मुलाकात सभी लोगों से होगी फिर किसी मुद्दे के ऊपर। थैंक यू।